स्वागत है आपका कौन बनेगा प्रधानमंत्री में, वो कार्यक्रम जिसमें दिन के बड़े राजनीतिक मुद्दों की गंभीर चर्चा रहती है और अगले प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ लेने में बस 144 दिन रह गए हैं। जी हां, 21 मई 2014 को संभवतः अगला प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले लेगा। लिहाजा हर वो मुद्दा की जो कि दिन का बड़ा राजनीतिक मुद्दा है उसकी हम चर्चा करते हैं, मगर सबसे पहले हम आपको बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है कि केजरीवाल की शपथ से ठीक पहले एनडीएमसी में हाउसिंग टैक्स जो है वो करीब 20% बढ़ा दिया है। सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने के बाद हाउस टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। एनडीएमसी का कहना है कि यह काफी समय से लंबित था। तो केजरीवाल के शपथ लेने से पहले पीएनजी और सीएनजी के दाम बढ़ाए गए और अब एनडीएमसी ने भी 20% हाउसिंग टैक्स बढ़ा दिया है। तो आप देख सकते हैं केजरीवाल के सामने कई चुनौतियां मुंह बाहे खड़ी हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि केजरीवाल की शपथ से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हमें संदेह है कि हम बहुमत हासिल कर पाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी की सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 3 जनवरी तक का वक्त दिया है। सरकार अगर आपकी बनेगी तो कांग्रेस की वजह से बनेगी, उनका एक तरह से सपोर्ट रहेगा ही। अगर उनका सपोर्ट रहेगा तभी सरकार बनेगी। अगर उनके 2-3 भी विधायक फ्लोर पर नहीं आते हैं तो आपकी सरकार गिर जाएगी। अगर सरकार बनी उसके बाद अगर आप कुछ वादे पूरे करते हो तो यही कहेंगे क्रेडिट कि हमारी वजह से इनकी सरकार थी तो इसीलिए अपने वादे पूरे कर पाए। मुझे आज कोई कह रहा था कि जी आप चिंता मत करो, ये लोग यही करने वाले हैं कि 2 या 3 तारीख को जब बहुमत होगा तो इनके 3 विधायक गायब हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, वो तब देखा जाएगा। अभी तो अगर हम कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना रहे होते तो हमें बड़ी चिंता होती, कांग्रेस क्या करेगी, बीजेपी क्या करेगी। हमें चिंता नहीं है जी, हमको जनता पे भरोसा है। ये लोग सरकार आगे चलाएंगे, हम हर वो चीज़ करके दिखाएंगे जो हमने मैनिफेस्टो में लिखी है। कि मन में संदेह है कि 3 तारीख को शायद सरकार गिर जाए? नहीं, मेरे मन में संदेह नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने कहा, मुझे लगा मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। मैं तो चाहूँगा कि सरकार 5 साल चले। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आदर्श घोटाले पर 2 विशेषज्ञों की समिति महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन रखा था पटल पर और फिर उसी को पृथ्वीराज चव्हाण ने खारिज कर दिया। इस पर राहुल गांधी के बयान ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर यानी कि पृथ्वीराज चव्हाण को अपने तेवर पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो एक तरह का बवाल मच गया है उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस के अंदर। हम आज इस मुद्दे पर बहस करने वाले हैं और मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। हम आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं अखिलेश सिंह, एनसीपी की तरफ से नागपुर से जुड़ रहे हैं अतुल लोढ़े साहब और साथ ही बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी और हमारे इन हाउस एक्सपर्ट वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन। मगर उससे पहले आइए देखते हैं रिपोर्ट। आदर्श के बारे में मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने उठाया, मेरी राय है कि इसको रिकंसिडर किया जाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी उसी आदर्श घोटाले की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं जिसने महाराष्ट्र के सीएम अशोक चव्हाण की कुर्सी छीनी थी। आदर्श घोटाले की जांच रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है। 2 सदस्यों के न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में महाराष्ट्र के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे, शिवाजीराव निलंगेकर और अशोक चव्हाण को दोषी पाया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई की आदर्श सोसाइटी में 22 फ्लैट बेनामी पाए गए थे, जबकि 25 फ्लैट ऐसे लोगों के नाम पर पाए गए जो सोसाइटी में घर लेने के अयोग्य थे। पिछले हफ्ते ही रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई थी, तब भी विपक्ष ने काफी हंगामा मचाया था। विपक्ष इस रिपोर्ट को बॉम्बे हाईकोर्ट ले जाने की तैयारी में जुटा है। अब राहुल गांधी के बयान के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी कहा है कि वो कैबिनेट से बात करेंगे। सर राहुल गांधी ने जो कहा है उससे आप मैं कैबिनेट कलीग्स एंड I'll decide the next course of action। इस घोटाले को लेकर पिछले दिनों मुंबई गए बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस सरकार पर हमला बोला था। भ्रष्टाचार के आदर्श का घोटाला, उसका रिपोर्ट आता है, महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को जिम्मेवार माना जाता है।
एक तरफ उन भ्रष्टाचारियों को बचाने का निर्णय महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार करती है और उसी समय दिल्ली में उनका एक नेता उपदेश दे रहा है। राहुल के बयान के बाद अब महाराष्ट्र की सरकार विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी ने अशोक चव्हाण से इस्तीफे की मांग भी कर दी है। हम आपको बता दें कि खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, सीधे अखिलेश सिंह से जानते हैं। अखिलेश जी, आदर्श घोटाले पर जो 2 विशेषज्ञों की रिपोर्ट थी, उसमें आपकी जो हरकतें थी, यानी कि कांग्रेस एनसीपी सरकार की, वो हमेशा शक के घेरे में रही थी। किस तरह से विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन चुपके से उसको आपने विधानसभा के पटल पर रखा, उसे फिर खारिज भी कर दिया। आज जब राहुल गांधी ने कहा है कि उस पर पुनर्विचार होना चाहिए, यानी कि कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन से बिल्कुल उलट, तो क्या पृथ्वीराज चव्हाण साहब को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? आप लोग तो दिन में 5 बार मुख्यमंत्री इस तरह से बदल देंगे। चुपके से कोई रिपोर्ट नहीं रखी जाती है विधानसभा में। आखिरी दिन रखी थी आपने अखिलेश जी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसमें तय होता है, उसके बाद रखी जाती है। पहली बार नहीं, जो आपने कहा चुपके से रख दी। विधानसभा की प्रक्रिया होती है, संभवतः आप उसको स्मरण नहीं कर पा रहे होंगे। एक समिति होती है, जनता तो समझ रही है अखिलेश जी, इसको चर्चा ना हो। जाती है। मेरा सवाल बहुत सीधे था आपसे। हमारे पार्टी जी बताएं। सवाल मेरा आप समझ गए। राहुल गांधी के इन तेवरों के बाद अब तक जो कांग्रेस प्रवक्ताओं की जो पूरी लाइन थी आदर्श घोटाले पर महाराष्ट्र सरकार के रवैयों को लेकर, वो तो औंधे मुंह गिर गई। तो यानी कि अब तक कांग्रेस की लाइन इस पर गलत थी, खुद राहुल गांधी से साबित कर रहे हैं। हमारी लाइन ये है कि अगर कहीं किसी को शंका हो रही है तो हम पुनः उस शंका को दूर करने को तैयार हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की अभी आप भाषण दिला रहे थे और बता रहे थे कि मद्रास बंबई में जाके वो व्यक्ति आदर्श घोटाले की बात कर रहे हैं, वो कौन से व्यक्ति हैं जिनके यहां सजा याफ्ता लोग बैठे हुए हैं मंत्री परिषद में? उनका गुरूर देखिए बात करने का। जिनके यहां लोकपाल की सारी ताकतें छूड़ करके बना दी गई हैं, वो व्यक्ति किस तरह से आडंबर करके बातें कर रहे हैं? हम तो कबूल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं। ये तो उस चीज को नोटिस भी नहीं ले रहे हैं। और जो चीज नोटिस में आ चुका है, जो कोर्ट से कन्विक्टेड भी हो चुका है, उन सब चीजों को स्वीकारने तक को तैयार नहीं है। यही फर्क है। हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। कहां फर्क है अखिलेश जी? उसको हर कहां फर्क है? आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब देने के बजाय आप बीजेपी को ला रहे हैं बीच में। पार्टी के निर्णयों से नहीं, सवाल यहां पर ये है, सवाल बहुत बड़े बड़े नाम है यहां पर। अशोक चव्हाण साहब का नाम है, सुशील शिंदे का नाम है, पृथ्वीराज चव्हाण का जो पूरा इसमें रवैया था वो राहुल गांधी के आज के बयान के बिल्कुल उलट है। तो सवाल यहां पर यह कि आप अपने गिराबान में यहां पे आपको झांकना होगा। आपको तारीफ करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की। नहीं, आपको कम से कम तारीफ तो करनी चाहिए कि हम लोग इन सब चीजों को स्वीकार के आगे की बात करते हैं, करप्शन पे बात करते हैं, उस पे अगर राहुल गांधी ने ना कहा होता तो आप ये बात कह रहे होते आज इस डिस्कशन में। करप्शन में जहां फंस भी जाते अखिलेश जी, कोर्ट से भी आता है। अगर आज राहुल गांधी में सुओ मोटो भी नहीं कहा, राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, सुनिए मेरी बात, राहुल गांधी से सवाल पूछा गया जिसके जवाब पर उन्होंने कहा, एक आयोग की रिपोर्ट आई। अगर राहुल ने आज बयान ना दिया होता तो संभवतः आपके केवल ये होते ही नहीं। उस आयोग की रिपोर्ट को सदन में रखा जाता है। सुधांशु त्रिवेदी, अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि साहब इनसे आपको सीखना चाहिए, बीजेपी को सीखना चाहिए कांग्रेस के आज के रवैये से। जवाब देना चाहेंगे इस बात का? जी देखिए, ऐसा है कि पहले महाराष्ट्र सरकार से लेकर गृह मंत्री कुमार शिंदे और आज राहुल गांधी तक के बयानों में जो लगातार बदलाव आ रहा है, यह विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जबरदस्त पराजय से उत्पन्न मानसिक विभ्रम को दिखा रहा है। और जो आज राहुल गांधी जी ने किया है, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनके अंदर राजनीतिक नेतृत्व देने की क्षमता नहीं है। अन्यथा वह पार्टी जिसके वो सबसे प्रमुख नेता है, और सबसे प्रमुख नेता ही नहीं है
जिसके वो खानदानी सर्वे सर्वा है, उस पार्टी की एक राज्य सरकार से निर्णय पलटवाने के लिए उनको सार्वजनिक वक्तव्य देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो चाहते तो आदर्श की रिपोर्ट उसी समय रुकवा सकते थे और अन्यथा आज भी महाराष्ट्र सरकार को एक इशारा करके वह रिपोर्ट बदली जा सकती थी, मगर वो न करके एक सार्वजनिक वक्तव्य देना यह दर्शाता है कि श्री राहुल गांधी जी का उद्देश्य सिर्फ बयानबाजी करना है, वास्तविकता में कोई कार्य करना नहीं। अखिलेश जी, सिर्फ और यह बात बयानबाजी, कांग्रेस के सिर्फ पिछले ट्रैक बयानबाजी रिकॉर्ड में देख लीजिए। अखिलेश जी, सवाल यहां पर यह है कि हमने अध्यादेश में राहुल जी के तेवर देखे थे, फाड़ देना चाहिए। अरे साहब, यहां पर जो महाराष्ट्र सरकार का रवैया था, जिसमें 4 मुख्यमंत्रियों को बचाने की कोशिश की गई, 2 एनसीपी के नेताओं को बचाने की कोशिश की गई, तो राहुल गांधी को तो और उग्र होना चाहिए था। तो मैं क्यों ना इत्तेफाक रखूं जो इस बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि खाना पूर्ति के लिए किया गया ये कदम है। आप तो पहले अपना एजेंडा तय कर चुके हैं, तो उससे आप ना इत्तेफाक क्यों रखेंगे? खैर, वो दूसरी बात है। पहली बात यह है कि जो एक जांच हो रही है, उस जांच पे यदि कुछ उंगलियां किसी ने उठाई हैं, तो हमारे नेता में, हमारे पार्टी में इतना गट्स तो है। क्यों नहीं? ये जो बैठे हुए हैं आपके साथ भाजपा के हमारे प्रवक्ता जी कह देते हैं, तमाम रिकॉर्ड आप लोग शुरू करते हैं गोधरा से लेके आज तक, कभी यही कह दे कि हमें शर्म है, हमें दुख है, हमें खेद है, हमें अफसोस है। हम बात आदर्श घोटाले की कर रहे हैं, बंगारू लक्ष्मण से लेकर राहुल गांधी की कर रहे हैं, तो जस्टिफाई कर चुके हैं राजस्थान में। हमारे उनमें फर्क तो ये है, चर्चा हम करते रहते हैं। आप मुद्दे पर बने रहिए, आप क्यों भटक रहे हैं खामखा? नहीं, हम एक बात कह रहे हैं, हमारे उनमें देखिए आप सच्चाई को स्वीकारिए, आप निष्पक्ष बात करिए, आप कम से कम सच्चाई को स्वीकारिए। हम तो कम से कम इन चीजों को स्वीकारते हुए इस पे स्टेप लेते हैं, कार्रवाई करते हैं, इसको डिफेंड करके, लीपापोती करके और कभी गौरवान्वित महसूस नहीं करते हैं। अच्छा, अजीत लोढ़े साहब, एनसीपी से आज देखिए, इनके मुख्यमंत्री आते हैं, आकाश से पुष्प वर्षा होती है और कोई कार्यक्रम नहीं होता है, करप्शन पे बात तक नहीं होती है। हमारे यहाँ तो बात हो रही है, काम हो रहा है, कानून बनाया जा रहा है, कैसे हो रही है ये भी जनता जान रही है। अखिलेश जी, फर्क है दोनों में। अजी, हमारे साथ लोढ़े साहब भी हैं, अतुल लोढ़े साहब, जो कि एनसीपी से हैं। अच्छा, उससे पहले नीलेश खरे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, संक्षिप्त में बताइए, कौन कौन से कांग्रेस के बड़े नेता इसमें फंस रहे हैं? राहुल गांधी के वक्तव्य के बाद सबसे पहले अगर कोई फंसता नजर आ रहा है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिनकी साफ सुथरी छवि मानी जाती है, वो पृथ्वीराज चौहान फंसते नजर आ रहे हैं। अब जो रिपोर्ट की बात करी जाए तो रिपोर्ट में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम जो है वो आए हैं, जिसमें विलासराव देशमुख है, जो कि जिनका कि निधन हो चुका है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का नाम है, जो कि जमीन आवंटन में हिस्सेदार थे, वो फंसे हैं। शिवाजीराव निलंगेकर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है और रेवेन्यू मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने जगह का आवंटन किया है, वो फंसते नजर आ रहे हैं। और जिनको मुख्यमंत्री पद की गद्दी गंवानी पड़ी थी, वो अशोक चौहान। ये कि 4 पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री है जो इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। एनसीपी के 2 नेता हैं, सुनील तटकरे और राजेश। शुक्रिया नीलेश खरे। तो जैसे कि नीलेश ने बताया कि 4 मुख्यमंत्री, अतुल लोढ़े साहब एनसीपी से हैं। अतुल जी, मैं क्यों ना मानूं कि जैसे मैं अभी कुछ देर पहले इंदर मल्होत्रा का एक कॉलम पढ़ रहा था, इंदर मल्होत्रा कह रहे थे, और जैसे कि नीलेश ने भी अभी जिक्र किया कि पृथ्वीराज चौहान की अपनी इमेज एक साफ सुथरे नेता की है और वो इस पे एक्शन लेना चाहते थे, मगर आपके दबाव और कांग्रेस आला कमान के दबाव के चलते उन्होंने एक्शन नहीं लिया। क्यों अतुल लोढ़े साहब, क्यों इस आदर्श घोटाले की रिपोर्ट पे एक्शन नहीं लिया गया? चलिए, एनसीपी के नेता से हमारा संपर्क टूट गया है, वापस रुख करना चाहेंगे सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, यहां पर एक बात तो यह कही जा सकती है कि राहुल गांधी के आश तेवर की वजह से यह मामला संभवतः अब अपने अंजाम तक पहुंचेगा, तो राहुल गांधी तो इसका क्रेडिट ले सकते हैं। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के तेवर में अगर वास्तविकता में ईमानदारी है, तो मैं पूछना चाहूंगा, ये तेवर उन्होंने 2G मामले पर जेपीसी की रिपोर्ट के ऊपर क्यों नहीं दिखाया? जब 2G की पूरी रिपोर्ट इन्होंने सपा बसपा जैसी भ्रष्ट पार्टियों के माध्यम से पीएससी की पूरी रिपोर्ट, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट सबवर्ट कर दी और उसके बाद उनके नेताओं के खिलाफ सीबीआई से तुरंत 1 हफ्ते के अंदर केसेस डाउन कर दिए गए, तब क्यों नहीं उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट बदल देनी चाहिए? जो कोलगेट मामले पर सीबीआई ने हलफनामा दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, तब क्यों नहीं उन्होंने कहा कि इसको पलट देनी चाहिए?
इसलिए वो हर बार सिर्फ कहते हैं, करते नहीं है। जैसे कि जो बहुत युवा पीढ़ी है उसने राजीव गांधी का जमाना नहीं देखा होगा। हम लोगों को राजीव गांधी के जमाने की याद है। बचपन में राजीव जी कहते थे हमें देखना है, हम देखेंगे, हम देख रहे हैं। वैसे ही राहुल गांधी जी कहते हैं हमें सोचना है, हमें करना है। मगर अखिलेश जी 9.5 साल गुजर गए, अभी तक सोच ही रहे हैं। अखिलेश जी, यानी कि राहुल गांधी जो हैं, चलिए इससे पहले कि मैं अखिलेश जी का रुख करूं, अतुल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं जो कि एनसीपी के नेता है। अतुल जी, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था उस वक्त, एनसीपी के दबाव के चलते पृथ्वीराज चव्हाण ने आदर्श घोटाले की उस रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की, तो जितने गुनहगार महाराष्ट्र सरकार में लोग हैं, संभवतः एनसीपी का दोष सबसे ज्यादा है। इसमें सबसे पहले एक समझने वाली बात यह है कि हमने हमारी भूमिका कल ही स्पष्ट कर दी थी। अभी कैबिनेट में जो चर्चा होती है वो चर्चा कैबिनेट के बाहर निकलकर आती नहीं है। संभवतः ये सारे स्पेकुलेशंस है, ये सारे गॉसिप्स है। हमारे उप मुख्यमंत्री, सम्मानीय उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार ने भी ये बात क्लियर कर दी थी कि अगर इस आदर्श रिपोर्ट पर पुनर्विचार होता है, उस पर एक्शन लेना चाहती है, तो हम लोग सभागृह में चर्चा करने के लिए तैयार है और उस पर एक्शन होती है उसके लिए भी, पुनर्विचार के लिए भी हम तैयार है। आपने ये बात समझ लेनी चाहिए कि इसको कांग्रेस की तरफ से आने से पहले ही हमसे स्पष्टता इसको हमने क्लियर कर दिया था। नहीं, मगर विडंबना है कि हमें यहां पे पारदर्शिता पूरी तरह से दिखाई नहीं देती। अखिलेश जी, मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने हाल में ही फिक्की में कहा था, और मैं उन्हें कोट कर रहा हूं, कि करप्शन से देश के आम इंसान का लहू बह रहा है। और सवाल यह कि इस करप्शन पे भी बहुत ही एक रिएक्शनरी प्रतिक्रिया खुद राहुल गांधी की आती है। तो मैं इस विरोधाभास को डबल स्टैंडर्ड्स या दोहरे मापदंड क्यों ना मानूं? देखिए, अगर आपको दिशा भ्रम है तो दिशा भ्रम जल्दी कोई दूर नहीं कर पाता है। अगर आपको ये कुछ सारी चीजें नहीं दिख रही हैं जो करप्शन पे कांग्रेस ने किया, आउटगोइंग सीएम से लेकर के कैबिनेट मिनिस्टर तक जेल गए, तो हम क्या आपको कैसे समझा सकते हैं? पहली बात जो अभी हमारे बीजेपी के साथी ने बोला है, क्या सीएजी प्रिजेंटिव लॉस बताने के लिए होती है जी, और उसको जो ये पीएससी होती है उसने कितना बताया? कोयला खुदा नहीं, चोरी हो गई, चोरी हो गई। जिस 2G को बताते हैं उसके बाद में ऑक्शंस कितने हुए? ये अनायास आइटम, न्यूज आइटम बनाने का जो प्रयास ने बीजेपी ने, और किसने कार्रवाई की? किसी भी भ्रष्टाचार के एक मुद्दा बता दीजिए। अरविंद मोहन भी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, भूमिका निभाते हुए राहुल गांधी का जो आज बयान था, किया, कानून से अपना काम न कराया, किसी को बचाने का प्रयास किया, आपको लगता है कि ये निर्णायक होगा आज का उनका बयान? कैसे आप टू लिटिल टू लेट मानेंगे या निर्णायक बयान कहेंगे? अरविंद जी, फैसले कराए, बड़े फैसले करा दिए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि वो कांग्रेस जैसी पार्टी को आप वाली रफ्तार पे चलाना चाहते हैं। तो आप जैसी नई पार्टी या आप जैसे आदर्शवादी लोगों की पार्टी और कांग्रेस में बहुत फर्क है। और हर बार यही होगा कि एक बड़ा फैसला करेंगे तो 4 चीफ मिनिस्टर और 50 फ्लैटों का मामला है, जो 100-150 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला है, जो फर्जी नाम से हैं या फिर गलत डिक्लेरेशन के बेसिस पे हैं। तो इतना तो साफ दिख रहा है। तो राहुल के लिए या किसी कांग्रेसी के लिए भ्रष्टाचार पे बात करना और उसको लागू करा लेना लगभग वैसा मुश्किल है जैसा ईसा ने कहा कि वो सुई की छेद से ऊंट निकाल लेना। चलिए, हम आपको बता दें, हम आदर्श घोटाले पर चर्चा कर रहे थे, मगर कौन बनेगा प्रधानमंत्री में आगे हम करने जा रहे हैं यूपी की सियासत में। क्योंकि एक मेहमान, अगर आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, मुलायम सिंह सरकार के मंत्री हमारे साथ साहिब सिंह भी जुड़े हुए हैं लगातार। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के तेवरों की भी, खासकर मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर जो उनके बयान आ रहे हैं, मगर थोड़े से इंतजार के बाद। जी, हम आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर मुलायम सिंह का जो पूरा रवैया है, आज आपने सुना उनके चीफ सेक्रेटरी अनिल गुप्ता का बयान कि कोई भी ठंड से नहीं मर रहा है, साइबेरिया में वरना इतने लोग मर जाते। क्या हम इसे मुलायम सिंह सरकार की संवेदनहीनता ना माने? ये है उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर, और अब देखिए इसी राज्य की ये दूसरी तस्वीर। ये तस्वीर मुजफ्फरनगर से करीब 350 किलोमीटर दूर यूपी के ही सैफई की है। वही सैफई जो राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का घर है।
सीएम के गांव में जश्न मन रहा है, लेकिन गरीबों के राहत कैंप पर बुलडोजर चल रहा है। मुजफ्फरनगर के बसी कला राहत कैंप में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर करीब बताया जा रहा है कि 300 के करीब परिवार ऐसे हैं जो यहाँ पर पिछले 4-5 महीने से रुके हुए हैं। 200 जो परिवार हैं उनको यहाँ पर मुआवजा दिया गया था 5-5 लाख रुपए, लेकिन उसके 100 परिवार अभी भी ऐसे हैं जो अभी तक यहाँ पर इन कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। और 5 लाख का मुआवजा सरकार से कोई मुआवजा हमें मिला नहीं जी। हम तो इसलिए यहाँ बच्चों को लेकर पड़े जी। अगर गांव में जाएंगे तो फेर मार काटा हुआ, बच्चों को बेइज्जती करे, इज्जत करे। बच्चे भी है अपने, 2-2 3-3 परिवार भी है बेचारे, अपना ठंड में लियो पड़े रहे। अगर हम वापस जाएंगे हमारे साथ हादसा हो सकता है दोबारा। 4 महीने से इन राहत कैंपों में दंगा पीड़ित रह रहे थे, लेकिन 4 दिन पहले मुलायम ने इन कैंपों में रह रहे लोगों को षड्यंत्र करने वाला कह दिया। कैंप लगाए वो पीड़ित लोग नहीं है, पता लगा लो आप। ये वो लोग हैं जो षड्यंत्रकारी हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है और रात में जाके कहते हैं बैठे रहो, धरना दो, बैठे रहो, धरना दो, चुनाव तक मुद्दा बनाए रहो। केवल ध्यान समाजवादी पार्टी को मेरा 15 रुपये बना रहे हैं, ये षड्यंत्र है। अब भला जब सूबे के मुखिया के पिताजी ऐसी सोच रखते हों तो भला उस राज्य के अधिकारी अलग सोच क्यों रखने लगे? ठंड से मरा कोई नहीं बताया है, ठंड से कभी मरता कोई नहीं। अगर ठंड से मरते तो साइबेरिया में कोई ना बचता। लेकिन ऐसी सोच रखने वाले अफसर पर कार्रवाई करने की जगह राज्य के मुख्यमंत्री नसीहत भर ही दे पाए। कई बार सवाल जवाब में, बातचीत में जो भाषा बदल जाती है, उन लोगों को अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन अब इन्हीं अखिलेश का दोहरा मापदंड देखिए। अपने गांव में बन रहे इस स्विमिंग पूल का काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो संबंधित विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को सस्पेंड करने में पल भर की देरी भी नहीं की। विदेशी नर्तकियां वहां नाच रही हैं, हिंदी के और उर्दू के बहुत सारे कवि वहां प्रशस्ति वाचन के लिए गए हुए हैं, सिने स्टार्स गए हुए हैं। तो ये कैसे संभव है कि एक मुखिया जिसके परिवार में 34 लोग ठंड से मर रहे हों, शिविर में मर रहे हों, आज़ादी के 67 साल बाद अगर 50,000 लोग बेघर हो गए एक दंगे के बाद, तो उसके बाद वो घर में उत्सव कैसे मना सकता है? पुराने जो बहुत बड़े बड़े महाराजा और सामंत हुआ करते थे, उसकी मनोवृत्ति को दर्शाता है। 100 करोड़ से ज्यादा की कीमत से ये स्विमिंग पूल बन रहा है। अफसर ने जांच के लिए काम रोका तो उसे सस्पेंड कर दिया। मुजफ्फरनगर के जिस राहत कैंप में सैकड़ों लोग रह रहे हैं, उस पर बुलडोजर चलवा दिया। जले पर नमक छिड़कने वाले अधिकारी को नसीहत देकर छोड़ दिया। ये है अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश। राज्य की 80 लोकसभा सीटों पर हर पार्टी की नजर है। मोदी भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। राहुल का भी प्रयोग यूपी पर ही हो रहा है। मायावती की जमीन भी यही है। अब सवाल ये कि यूपी में जो कुछ बोया जा रहा है, उसकी फसल कौन काटेगा? साहिब सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिब सिंह जी, सैफई का स्विमिंग पूल कंप्लीट नहीं होता है तो उस अधिकारी को निलंबित कर दिया जाता है। यहां अनिल गुप्ता साहब ने उन माओं का अपमान किया है जिनके 34 बच्चे उस ठंड में मर गए थे। उनके साथ अब तक क्या किया गया? आपने क्या किया? आपने जी देखिए, ऐसा है, जो प्रमुख सचिव गृह की जो बात है उसके संबंध में मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री जी हिदायत दे चुके हैं। मुख्यमंत्री जी के स्तर का मामला है, वो संज्ञान ले लिया है। उसके बारे में वो साहिब सिंह जी, अगर सिर्फ मुख्य सचिव की बात होती समझ आती मुझे, तो मुख्य नेताजी का भी जो शर्मनाक बयान था कि वहां जो रह रहे हैं वो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। मैं जानना चाहता हूं कहां संवेदनशीलता गई? इतने आप संवेदनहीन क्यों हो गए हैं? देखिए, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, नेताजी ने ऐसा कोई इस तरह का बयान उनका नहीं था। नेताजी ने ये कहा है कि कैंपों में अब जो लोग रह रहे हैं, साहिब सिंह जी, अभी हमने दर्शकों को सुनाया, उन्होंने क्या कहा है? कांग्रेस और बीजेपी के लोगों द्वारा प्रायोजित हैं। आप अभी भी वही, अब देखा, आप अभी भी वही गलती कर रहे हैं। तो अभी भी वहां हजारों की संख्या में लोग प्रायोजित किए जा रहे हैं। अभी भी आप ये कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वहां जो है प्रायोजित किया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस और बीजेपी, नेताजी ने भी ये कहा कि कांग्रेस, बीजेपी, बसपा द्वारा वहां लोगों को प्रायोजित करके रखा जा रहा है। जो वहां पे पीड़ित लोग हैं, पीड़ित लोगों के लिए सरकार सहायता दे रही है, उनकी मदद कर रही है। ये जवाब है आप लोगों के दर्द को लेकर? सहायता दी पीड़ित जी, ये जवाब है एक उस मां की दर्द का जिसका बेटा वहां ठंड में मर गया। समाजवादी पार्टी से ज्यादा दर्द किसी ने नहीं समझा। क्या आपके चीफ सेक्रेटरी को पता है
कि साइबेरिया में लोग बच्चे जो घूमते हैं वो मोटे मोटे जैकेट्स पहन के घूमते हैं। साहिब सिंह जी, मैं आपको समझा दूं, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, माफ कीजिएगा। ठीक बात है। चलिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार हम आगे भी बहस जारी रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने का।